कि किस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है। एसबीआई लगभग 4% की गिरावट के साथ, एक्सिस बैंक 3.5% कमजोर, इवन एचडीएफसी बैंक आज तो 3% टूटा ही है। पिछले एक महीने में देखें तो 17% का करेक्शन हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस नई रूलिंग को, कंपनीज को इम्पैक्ट करते हुए, और क्या इस गिरावट का मौका उठाना चाहिए? सृष्टि, मुझे लगता है कि ज्यादातर मार्केट में ओवर पेसिमिज्म आ गया है। मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि ये जो इम्पैक्ट है ये शायद बैंकों के अदर इनकम का जो फॉरेक्स कंपोनेंट है उसका 3 या 4-5% इफेक्ट होगा, बट इससे ऐसा नहीं होगा कि बैंकों के सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होंगे। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट से लेके है। आज मंथली एक्सपायरी भी है, प्लस जिस प्रकार से अभी माहौल है मार्केट का, सभी को पता है कि अभी वॉर जल्दी खत्म होगा ऐसा लग नहीं रहा है, और वही कारण है कि मार्केट्स में लगातार हमको बिकवाली दिख रही है। दो इम्पोर्टेंट रीजन जो इस फॉल को और एक्सेलरेट कर रहे हैं, पहला तो एफआईएस का नंबर रोज नेगेटिव आ रहा है, प्लस रुपया वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ये फैक्टर्स नॉट ओनली बैंक्स बट दूसरे सेक्टर्स पे भी प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में अभी भी वैल्यू है। अगर आप एसबीआई की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको तब मिलेगी जब थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करो। बट ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली चलेंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, बट एसबीआई, कैनरा बैंक और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, यही स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंटों को भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स के जैसे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू है और जहाँ पे और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर एसआईपी मोड में कोई खरीदेगा तो अच्छी खासी कमाई होगी, बट टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखना है। ऑलराइट, तो चलिए अपने टाइम फ्रेम को मीडियम टर्म रखें। एसआईपी जैसे आप करते हैं वैसे ही इन बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की आप कोशिश करिए और दिग्गज नामों के साथ ही रहिए। पर चलिए अब हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून गौरव। देखिए मार्केट में गिरावट तो हावी है ही, ऐसे में कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो कि आप कोई बाय कॉल्स देंगे, अभी भी सेल साइड के मौके ढूंढ रहे हैं? हाय सृष्टि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, अच्छी खासी गिरावट है बाजार के अंदर और वो मुझे फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। आई सी मार्केट्स क्विकली हेडिंग टुवर्ड्स 22,000 लेवल्स, देयरफॉर मैं सेल साइड की ही पोजीशन इनिशिएट करूंगा। तो जो पहला स्टॉक विच इज कैचिंग माय आईज इज पीएससी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पिछले कुछ दिनों से लगभग 2 हफ्ता शेयर ने एक रेंज में बिताया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन देखने को मिला। देयरफॉर एट द करंट लेवल ऑफ 383 ये एक अच्छा शॉर्ट सेल प्रोपोजिशन कैंडिडेट बनता है। 390 का स्टॉप लेकर 365 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, अगेन दैट इज ऑन द सेल साइड, वो भी पीएसयू क्षेत्र से है, दैट इज बीएचईएल। बीएचईएल के अंदर भी एक अच्छी गिरावट है, आज ही ब्रेकडाउन हुआ है 248 के करंट भाव पे। इट इज अगेन अ गुड शॉर्ट सेल कैंडिडेट। 253 का स्टॉप लेना है और 238 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें ऑन अ पोजिशनल बेसिस। बिल्कुल, तो ये दो ट्रेड आइडियाज जो हैं वो आपको आती हुई साथ साथ आप एक काम करते हैं, ऑप्शन मजबूत रुपया खुला भी, लेकिन स्थिति फिर से काफी गंभीर हो रही है। 95 रुपए का $1 हो गया है। कितना चैलेंज बढ़ते हुए आप देख रहे हैं बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए? से अभिषेक जी, रुपया जब भी वीक होता है मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और हमारा जो क्रूड का बिल है, एक तो रुपया वीक हो रहा है, उसके बाद क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए दो तरफा नेगेटिव सरप्राइज है। और मुझे लगता है कि मार्केट इस बात पे चिंता है कि अगर रुपया का ये फॉल बहुत जल्द रुका नहीं है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आने वाले साल में काफी खराब हो सकता है। अभी तो क्रूड मेरे ख्याल से 110-115 का रेट है, बट अगर ये 130-40 तक जाता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो यही कारण है कि मार्केट्स में एक तो एफआईएस भी बेच रहे हैं और दूसरा मेरे ख्याल से मार्केट में मैक्रो रिलेटेड कंसर्न अभी काफी बड़े। तो आई थिंक रुपया का स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आरबीआई ने जो भी कदम उठाया है थोड़ा सा डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन अभी भी जिस प्रकार का सेल आउट एफआईएस कर रहे हैं, इसका जो एक्सेलरेटेड जो फॉल है वो अभी भी मेरे ख्याल से मार्केट्स रोक नहीं पाया। तो यही कारण है कि जब तक एफआईएस सेलिंग रहेगी तब तक रुपया के ऊपर प्रेशर रहेगा। एफआईएस सेलिंग रहेगी, रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आरबीआई ने रुपए को सपोर्ट करने के लिए जो बैंकों पर जो डॉलर की जो कैपिंग लगाई, डॉलर होल्डिंग की,
इसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को वीक करने का काम किया है कि फिर एफआई ये सवाल पूछेंगे कि क्या कोई बड़े रिस्क हैं भारतीय सिस्टम में और ये आउटफ्लो को ट्रिगर करेगा। तो डबल वैमी हम कह सकते हैं। और जो कैट बढ़ने की अविनाश सर बातचीत कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि एवरी $10 का इंक्रीज जो है ब्रेंट क्रूड में आपके कैड को 30 से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाता है। तो $70 वाला क्या चलती है तो लगभग इसको $20 के आसपास पहुंच गया है। और अगर ये और भड़कता है तो अब ये मैक्रो पिक्चर हमारी यहां से गड़बड़ाती हुई नजर आएगी और एफआईज पहले से बेच रहे हैं, सेलिंग थोड़ी सी और रफ्तार शायद पकड़ ले, ये आशंका है। एक एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, समझते हैं कि क्या उनके पास कोई ट्रेडिंग कॉल है इस वक्त बाजार में। हमारे साथ श्रीकांत चौहान है कोटक सिक्योरिटीज के। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आप। श्रीकांत जी, काफी बुरी स्थिति बाजार की, 470 अंक नीचे निफ्टी, 22,500 टूटने के बाद 22,350 भी टूट गया है। आप जरा बताइए कि बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है, कहां तक आप निफ्टी को गिरते हुए देख रहे हैं और क्या कोई ट्रेड्स हैं आपके पास सर तेजी वाले? जी अभिषेक जी, वैसे देखा जाए तो तेजी वाले ट्रेड्स तो नहीं है, क्योंकि ये मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और मार्केट ने कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। कई सारे डेवलपमेंट्स भी मार्केट में हो रहे हैं और ये काफी अनयूजुअल थे। जैसे कि क्रूड के दाम $115 के करीब आ चुके हैं, जो हमने रिसेंटली देखे नहीं थे, और अभी यहाँ पे आके सस्टेन हो चुके हैं ये नंबर लेवल्स। करेंसी जो अपनी है वो 95 के करीब आ चुकी है। आज मॉर्निंग में 9350 का एक अच्छा रिलीफ था, लेकिन अभी 95 के करीब है, तो दिक्कतें और बढ़ रही हैं। और टेक्निकली मार्केट ने 22,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है उसके बेसिस पे तो यही लग रहा है कि अभी मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है वो 22,000 के रेंज में है। और अगर हम उससे भी वर्स्ट अगर एक्सपेक्ट करने की अगर कोशिश करते हैं कि शायद अगर मार्केट अगर और गिरता है तो फिर क्या, तो उसके बाद 21,750 के लेवल्स नजर आते हैं, क्योंकि 21,750 का लेवल मार्केट ने रजिस्टर किया था जब टैरिफ से रिलेटेड न्यूज फ्लो आया था। तो 21,750 22,000 ये मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन रहेगा। देखिए, वैल्यूएशन टर्म्स में हम काफी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड एंड जो करेंसी वीक हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा इक्वेशन बिगड़ रहा है। अगर ये सिलसिला अगर जारी रहा फॉर मोर देन 1 मंथ 3 मंथ्स, तो फिर इसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आने की शुरुआत हो जाएगी। अगर ये जल्दी रिजॉल्व अगर हो जाता है, एक आध हफ्ते में अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि मार्केट का जो करेक्शन रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो वीक स्टॉक्स है वो और वीक होते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ से वीकनेस अगर नजर आ रही है तो वो है इंडसइंड बैंक में 750 के करीब ट्रेड कर रहा है। अपने इंपॉर्टेंस लेवल्स 770 780 के लेवल्स को इसने तोड़ा है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन बन के आ रही है, उभर के आ रही है, वो है 720 से 710 रुपए की। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 765 का और टारगेट यहाँ पे रखे 720 रुपए के। इसके अलावा अगर कुछ क्रूड के डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फिर मुझे लगता है ओएनजीसी ये एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, पोजिशनल ट्रेड लीजिए। पोजिशनल ट्रेड में आप स्टॉप लॉस रखिए 274 का। हमें लगता है ये स्टॉक ग्रेजुअली 300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक जो कमज़ोर कैंडिडेट है वहाँ पर बिकवाली और भी हावी हो सकती है। और ओएनजीसी एक पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिएगा। और यहाँ पर 300 के टारगेट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए। कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं निफ्टी के निचले स्तरों के निकलते हुए वो 21,700 के आ रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वॉश आउट करने के लिए। और इस बीच आप देखिए मार्केट की गिरावट गहराती हुई 22,300 के बेहद करीब। देखते हैं कि आज वो रुक पाता है लेवल या नहीं। बढ़ाइए आपकी, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? मुझे लगता है कि देखिए आईपीओ के बाद काफी सिग्निफिकेंटली गिरा है, लेकिन फंडामेंटल मुझे लगता है कि अभी भी काफी स्ट्रांग है। देखिए एनबीएफसी प्लेयर है, ज्यादातर एक्सपोजर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और दूसरे लेंडिंग सेगमेंट्स में इनका है। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरे तिमाही में कोई प्रॉब्लम था। इनफैक्ट मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव कमेंट्री थी। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एचडीएफसी बैंक के गिरने के बाद जो सेंटिमेंट हुआ है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि स्टॉक में एक भारी पिटाई आपको देखने को मिली है।
मुझे लगता है कि देखिए जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है ये अच्छा मौका बन सकता है, प्रोवाइडेड इनका नजरिया कम से कम 1.5 साल का 2 साल का रहेगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक ऐसे पेरेंटेज का पार्ट होना और ऑब्वियसली बैलेंस शीट वेल फंडेड है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हालांकि जिनके पास एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है वो इसको अवॉइड करे, बट जिनको कम से कम 12-18 महीने का व्यू लेके काम करना है, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट बाउंस होगा तभी डेफिनेटली मुझे लगता है री रेटिंग भी काफी स्ट्रांगली होगी, और डेफिनेटली ये जो मार्केट का सिनारियो है इसमें सारे स्टॉक्स को एक ही तरीके से पिटाई हो रही है, तो उसी कारण से ये भी स्टॉक आज डाउन है। पेरेंटेज वाली कंपनी है, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो निश्चित तौर पे दूर रहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनफैक्ट पूरे बाजार से दूर रहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे भाव पे ये अच्छी कंपनी मिल रही है। ये राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई। चलिए